जब 70s में अमेरिकन्स को इंटेलिजेंस मिलना शुरू हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ वर्किंग ऑन दिस, अरब्स आर सेंडिंग मनी, AQ खान वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो उनके कान खड़े हुए। वेदर वी लाइक इट और नॉट, इंटरनेशनल ऑर्डर में ये है, जो मुसलमान मुल्क हैं ये एक हद से ज़्यादा इनके पास ताकत नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका क्या कि मुझे लेक्चर देगा कि टेररिज्म पे, वो मुल्क जो एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, वो मुल्क जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें की हैं, सबसे ज़्यादा मास मर्डर कमिट किया है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसको हमें एक्सटेंशन देना चाहिए, बजाय शख्सियात के कुछ प्रोजेक्ट हों जिनकी। हम खतरनाक बातें कर रहे हैं, हाइब्रिड, एक्सटेंशन, मिलिट्री। आप कह रहे हैं मिलिट्री भी है, कोई मसला नहीं है। वेलकम टू रफ्तार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम एक नए लुक के साथ, एक नई सेटिंग के साथ आपसे मुखातिब हो रहे हैं। ये यहाँ पे हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कैजुअल गुफ्तगू करेंगे। हम उन्हीं सियासी और सोशल मौज़ूआत पे बात करेंगे जिसमें आप लोग अपने ड्राइंग रूम्स पे या ओवर अ कप ऑफ टी करते हैं। इस सेगमेंट का हमने नाम रखा है व्हाट इफ़। पाकिस्तान की तारीख में कई व्हाट इफ़ गुजरे जिस पे हम अक्सर बात भी करते हैं। क्या होता अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुछ दिन और जिंदा रह जाते? क्या होता अगर पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ ना लगता? क्या होता अगर ज़िया-उल हक का तैयारा क्रैश ना होता? इस तरह के कई व्हाट इफ्स हैं जिसको हम अपनी डिस्कशन में लाते हैं और जो शायद तारीख का रुख मोड़ देते। आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि व्हाट इफ़ पाकिस्तान वाज़न्ट अ न्यूक्लियर पावर। इस मौजू का क्या कॉन्टेक्स्ट है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी थी जहां पे न्यूक्लियर जंग का खतरा था और उसने वो न्यूक्लियर जंग रुकवाई। तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ तारीखी अल्फाज कहे थे कि हम ये बम ज़रूर बनाएंगे चाहे हमें घास खाना पड़े। ये अल्फाज तो हमने कई दफ़ा सुने लेकिन शायद हम उसके लिटरल मीनिंग से आशना नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने वाकई घास खाई। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट शाज़िब जिलानी साहब और मेरे साथ मौजूद हैं अरीबा फातिमा, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड फैक्ट चेकर। तो शाज़िब साहब आपसे बात शुरू करेंगे। ये जो अल्फाज हैं, ईटिंग ग्रास के नाम से किताब भी लिखी गई है, इसके लिटरल मीनिंग्स क्या थे? आप ज़रा बताएं कि वो जो जर्नी थी हमारी न्यूक्लियर पावर की, उसमें किस किस्म की हमें इंटरनेशनल सैंक्शंस, इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर आया कि वाकई हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे ऐसा लगा कि पाकिस्तान शायद घास खाने पे मजबूर हो जाएगा। शुक्रिया उसामा। टॉपिक बहुत अहम है। हमारे मुल्क में इसे बहुत सेंसिटिव भी समझा जाता है, लेकिन जिन हालात से अभी हम गुजर कर यहाँ आ रहे हैं पिछले चंद, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों को सेंसिटिव समझा जाता है कमी नहीं, सेंसिटिव टॉपिक ये ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी से है, उसके सर्वाइवल से है, उसके थ्रेट परसेप्शन से है। पाकिस्तान ने 50s में अमेरिकन्स के साथ जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे तो अमेरिकन्स चाहते थे, प्रेसिडेंट मेरे ख्याल है कि आइजनहावर थे, उन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि आप न्यूक्लियर की तरफ आप नहीं जाइएगा, हमारे साथ आप जंगी अलायंस में आ जाएं। सीटो सेंटो का ज़माना है, ये ज़माना है कोल्ड वॉर का, USSR और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर का। पाकिस्तान ने उस वक्त एक प्लेज दी कि हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। 50s में हमने कहा कि जी हमें नहीं जाना इस तरफ। 60s में जब हमने देखा कि भारत न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहा है तो उस वक्त भी यहाँ पर आवाज़ें उठी कि हमें भी करना चाहिए। लेकिन सदर अयूब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम अमेरिका के साथ एक अलायंस में हैं, हमारी सिक्योरिटी इज़ ओके, हमें इस तरफ नहीं जाना, हमने कमिट किया हुआ एक तरह से। लेकिन फिर जब 71 हो गया, मुल्क दो लख्त हो गया और फिर भारत ने अपने एटमी तजुर्बे किए, आयरॉनिकली उसको उन्होंने कहा कि ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं और उसका जो ऑपरेशन का नाम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा इज़ साइन ऑफ मेडिटेशन एंड पीस, जबकि ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट थे जिसने बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर दिया इस खत्ते में। कि आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आपका मुल्क जो है वो दौलत हो चुका है, आपका जो जिसको आप अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं वो न्यूक्लियर वेपन केपेबल हो गया है। और तब उस वक्त यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि अब हमारी मजबूरी है कि हमें भी ये करना होगा। तो लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, आप कैपेसिटी नहीं है आपकी और मुश्किलें आएंगी आगे। तब उन्होंने कहा कि ये इतना ज़रूरी है हमारे मुल्क के सर्वाइवल के लिए कि अगर हमें घास भी खाना पड़ी तो हम खाएंगे, लेकिन हम ये बना कर रहेंगे। लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया और आज तक उड़ाते हैं कि हाँ वाकई में घास खा रहे हैं और बड़ा न्यूक्लियर ताकत तो आप बन गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि लुकिंग बैक
इवन पीपल हु डिसलाइक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कहते हैं उन्होंने बहुत सारे काम जो है मुतनाज़ा भी किए, वो ये बात मानते हैं कि उस वक्त उनकी ये डिटर्मिनेशन जो है वो आज हमें पे ऑफ इस तरह से कर रही है कि आप बहैसियत मुल्क आप सर्वाइव करते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अंदर चैलेंजेस हैं, समाजी हैं, इंसानी डेवलपमेंट के हैं, लेकिन जिस नेबरहुड में रहते हैं हम और जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम आपने ख़ुद करना है। आप ये आउटसोर्स नहीं कर सकते किसी दूसरे मुल्क को। और आपको सिर्फ यूक्रेन की मिसाल आप ले लें, अभी ईरान की मिसाल ले लें, गज़ा में देख लें क्या हो रहा है कि जो मुल्क जिन मुल्कों में कैपेबिलिटी नहीं होती है अपने आप को डिफेंड करने की, फिर वो नीस्तो नाबूद हो जाते हैं। अब बाकी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूएन को, सिक्योरिटी काउंसिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ पे लोग प्राइस पे करते हैं। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मंसूब ये जो बयान जिसकी आपने बात की, उसका पस मंज़र ये है कि इस तरह से उन्होंने फिर ये प्रोग्राम शुरू किया और ज़ाहिर सीक्रेटली शुरू किया, और फिर वो सफ़र आगे बढ़ता गया। और एक तरह से देखा जाए तो हमने फिर घास खाई भी ऑल्सो, बिकॉज एज अ नेशन हम सब प्रिपेयर्ड थे कि ये एक ऐसा मिशन है जिसके लिए हम जो चाहे करें, क्योंकि हमारी बका का मिशन है। एंड ये हुआ भी इसीलिए कि अगर हम देखेंगे तो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंसिस्टेंसी के साथ हर टर्म में उसको लेके चलता जाता रहा, बल्कि नवाज शरीफ ने फिर इवेंचुअली वो बॉम्ब्स जो है वो फाड़े, वो कोल्ड टेस्ट भी हुआ। इसमें आई थिंक ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जब हमने अनाउंस किया कि अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं और अब ये हो गया है, तो इमीडिएटली यूएस ने सारे ट्रेड रिलेशंस हमसे ख़त्म कर दिए। हमारा फेडरल डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट था, एफडीआई का जो डिपॉजिट है, वो तकरीबन 60% से कम हुआ, विच इज़ सम 98 के बाद हमने डिसीजन किया। एक्चुअली घास खाने का मौका आया कि जब लोग दुनिया को जब तक नहीं पता था तो वी कुड हैव डन as much as possible in secrecy, which अच्छा, वैसे इस पे ये ऐसा ही था वाकई कि जब हमने ऐलान किया उसके बाद सैंक्शंस लगने शुरू हुई, या पहले से जब हम इन प्रोसेस से, ज़ाहिर है इंटेलिजेंस तो रिपोर्ट्स होंगी वर्ल्ड जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, हाँ, तो उस वक्त से प्रेशर आना शुरू हो गया था, या हमने जब एक दफ़ा डेटोनेट कर दिया उसके बाद? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा जब आपने इरादा कर लिया कि आपके लिए एटमी हथियार नागुज़ीर हैं, तो उसके बाद सवाल आता है उसको फंड कौन करेगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, वो लोग कहाँ से आएंगे जो उस पर काम करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल था, और उसके लिए उस वक्त की जो हुकूमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उन्होंने पहले तो मुल्क के अंदर जो सबसे बड़े जो साइंटिस्ट थे उनके साथ सलाह मशवरा किया। उन्होंने देखा कि हमारे पास कैपेसिटी है क्या, क्योंकि हमने पिछली 2 दहाइयों में कमिट किया हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे, जबकि भारत उस पर काम कर रहा था, पहले से कर रहा था, राइट। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि हमें करना है, तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा हम कैसे करेंगे। 2-3 चीज़ें की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने टैलेंट हंट किया कि दुनिया में कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। पता लगा कि जी नीदरलैंड्स में AQ खान साहब एक हैं, वो यूरेनियम की इन्रिचमेंट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपना पता दे दिया, वो लेटर लिख के, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी मैं अवेलेबल हूँ, मेरी खदमात अगर चाहिए तो मैं आ सकता हूँ। उनको अप्रोच किया गया। यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें चेंजेस लाई गई, इनको लाया गया AQ खान को, उनको अनलिमिटेड फंड्स फराहम किए गए, सिक्योरिटी फराहम की गई। क्यों? क्योंकि ये आपने सारा काम सीक्रेट में करना है, हाँ, ठीक है। अच्छा, फंड्स कहाँ से आएंगे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो निकलते हैं और ये मुस्लिम ममालिक के दौरे पे जाते हैं। वो लिबिया जाते हैं, सीरिया जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। इन सारे मुल्कों के उस वक्त के जो लीडर्स हैं उनको कन्विंस करते हैं कि इस कोल्ड वॉर में ये USSR और अमेरिका, इसके बीच में हम क्यों फंसे हुए हैं। यहाँ पे ऑयल वेल्थ है, हम मुसलमान मुल्क हैं, हम अपना एक आइडिया एक आया है कि ये थर्ड फोर्स बन सकते हैं, उसके लिए मैं अपने आप को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है या एक्सपर्टीज़ हैं, लोग हैं, हम इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें फंड्स चाहिए। तो जो किताबों में लिखा हुआ है, और जो आई थिंक बाय दैट टाइम चाइना और इंडिया का डायनामिक भी अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो गया था, ऑफ अ राइवलरी दैट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर मेनी ईयर्स। तो उससे भी एक काफ़ी हैवी वो इफेक्ट था कि जिस तरह से पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, वो उस दे वर ऑल इन टैंडम विद के अच्छा इंडिया का ये रद्द अमल है, चाइना ने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था ओपनली। हमेशा से भुट्टो साहब के प्रोग्राम को, उनकी सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ को चाइना ने हमेशा से इंडोर्स किया। तो ये भी आई वुड से कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखिए, जो एक कांस्टेंट है डे 1 से पाकिस्तान के लिए, वो है इंडिया का थ्रेट परसेप्शन। हाँ, डेफिनेटली। और दूसरा ये बिलीफ डे 1 से
जो समझें कि आप कायद आज़म से लेकर और अभी जो हमारे आर्मी चीफ है वहाँ तक कि इंडिया के हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं और उसे पुश बैक करने के लिए सॉरी मैं आपको बात यहाँ काट रहा हूँ करना है कि इस मौजू पे हम आगे जाके ज़रूर आएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट वो बीच में रह जाएगा अगर हमने उसको नहीं किया, कि जहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, उसके साथ ही एक पॉलिटिकल एम्बिशन थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिसमें वो अपने आप को सिर्फ एक पाकिस्तान का लीडर नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर और पाकिस्तान का एक रोल देख रहे थे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में, पूरे इंटरनेशनली। तो वो चीज़ भी वहाँ पे प्ले कर रही थी कि हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर पैसा अरब्स के पास है तो हम उनसे पैसा लेके अपनी जो हमारी मैन पावर है और हमारे जो फिजिसिस्ट हैं वो हम बना के फिर एक वो करें। तो ये एक अहम नुक्ता है कि इसमें एक इस्लामिक टच कहेंगे या इस्लामिक एस्पेक्ट था ये, उसका एक एस्पेक्ट है उसका। लेकिन जब आप एम कर रहे हैं अपना एम्बिशन बिगर देन योर साइज, ठीक है, आप एक लिहाज से एक डिफीटेड मुल्क हैं, आपका मुल्क टूट चुका है, आप एक बहुत बड़े नेबर जिसके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, हिस्ट्री है, उसके साए में आप चल रहे हैं और आपका एम्बिशन है कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको अलायंस बिल्ड करना पड़ता है। और उस टाइम पे जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई तारीख़ी पाकिस्तान में, सारे ये लीडर्स आए, दुनिया ने देखा कि मोहम्मद क़ज़ाफ़ी से लेके शाह फैसल, हाफिज़ुल असद, इस तरह के ये लोग अपने टाइम के बड़े बड़े लीडर्स हैं कि वो सब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं। ज़ाहिर है अमेरिका को ये बात खुद खटक रही थी। इनका ये था कि मैं इनसे मैं हेल्प लूँ, पैसे लूँ और हम इसको बिल्ड करें, और अगर आगे जाके हमें कामयाबी होती है तो हम एक इस्लामिक ब्लॉक की तरफ जाएं, हम एक दूसरे को हेल्प आउट करें। और उसमें ज़ाहिर है कि अपना पॉलिटिकल एम्बिशन भी होता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ मैं अपने एक मुल्क के लिए, तो ज़ाहिर है कि मैं रीजनल एक ब्लॉक का भी मैं लीडर बन सकता हूँ। यहाँ पे आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस कि बेसिकली इंडिया ने जिस तरीके से अपना प्रोग्राम सेटअप किया तो इट वाज अ वेरी वेल थॉट, एक तरह से स्ट्रेटेजिक उन्होंने काम किया था। 1944 में ये थे होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने एक लेटर लिखा टाटा ट्रस्ट को कि हम चाहते हैं कि एक स्कूल ऑफ फिजिक्स बने जिसमें वी ट्रेन अ होल जनरेशन ऑफ एटॉमिक फिजिसिस्ट एंड साइंटिस्ट टू टेक ओवर एंड इवेंचुअली क्रिएट अ प्रोग्राम। और फिर उन्होंने ये बनाया, इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का नाम दिया। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो कई दिहाइयों की रिसर्च थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का गोल ये नज़र आ रहा है या एटलीस्ट लग रहा है अब था कि एक सिविलियन तौर पे ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शेप हो, भले बने इसके बाद में वेपन ही एनर्जी का जो हम काम कर रहे हैं वो एक सिविलियन एंगल से शेप हो। एंड इट ऑल्सो पिक्ड अप आफ्टर 62 में जब इंडिया और चाइना की प्रॉपर जंग शुरू हुई। 64 में चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, एंड एट द सेम टाइम 64 में ही इंडिया ने भी अनाउंस किया कि भाई अब हम फाइनली वेपन ग्रेड प्लूटोनियम एनरिचमेंट करना शुरू हो गए हैं। सो एनी डे वी विल डू अ टेस्ट एंड वी विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर, एंड pretty much aligns with the timeline that Bhutto was following. तो given all this context आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने उस वक्त क्या एक reactionary strategy अपनाई, और क्या हम इसको ज़्यादा सोच समझ के अपना सकते थे कि हम इस सारे जो स्मगलिंग वाला नेटवर्क एक कनेक्टेड है इस पूरी आइडिया से, इस पूरी डिस्कशन से, तो वो शायद ना होता और हम लेजिटिमेटली कर पाते। आप ये भी ऐड कीजिएगा जो आपने शुरू में जिक्र किया कि US ने हमसे कहा था कि आप लोग इस तरफ नहीं जाएं। मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि जो पाकिस्तान का पीसफुल पर्पसेस के लिए जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पे काम करना शुरू किया था तो उसमें अमेरिका ने एक्चुअली हमारी मदद की। Exactly, हाँ। तो जो प्रोग्राम का आगाज हुआ था वो US हमारा उसमें मददगार था। हमने उनके साथ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चले थे। लेकिन आगे जाके जैसा आपने बताया कि जब हमें ऐसा लगने लगा कि भाई रीजन में बिल्कुल ही पावर इम्बैलेंस हो रहा है और हम बिल्कुल खतरे में जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमने एक पूरा ऑपरेशन, एक पूरा नेटवर्क बनाया। और उसको अगर आप वर्ल्ड व्यू के तौर पे देखो तो वो एक ऐसा लगेगा कि भाई कितनी इलीगल इलिसिट किस्म की इन लोगों ने एक्टिविटीज़ की, लेकिन एक्चुअली अगर आप उस पर वो करो तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही आप सारे सैंक्शंस हैं सारी दुनिया के रहते हैं, उसके बावजूद किस तरीके से आप वाकई उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा किया कि फ्रंट कंपनीज़ बनाई हुई हैं जिनके ज़रिए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपके इधर शेल कंपनीज़ हैं, कुछ लोग हैं, उस तरीके से पूरा एक नेटवर्क पाकिस्तान ने बनाया। इन्हीं का जो सवाल था, जब इंडिया इतना खुले तौर पे कर रहा था तो हमारे ऊपर क्या ऐसी पाबंदियां थी, हमने क्यों इतने सीक्रेटली इसको करने की कोशिश की? व्हाट वाज द डिफरेंस? क्या ये हमारी मजबूरी थी इस तरीके से करना? मजबूरी थी मेरे ख्याल से, बताइएगा आप, रोशनी डालें इस पर। एक तो ये बात समझने की है कि
47 में इंडिया और पाकिस्तान जब दो मुल्क बने तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एक नहीं था। इंडिया वाज वे अहेड क्योंकि सारे रिसोर्सेज, सारा एस्टेब्लिश चीज़ें, टाटा सब उधर इनहेरिट हुआ, और हमने इन मैनी वेज हमने बहुत पीछे से शुरू। हमने लिटरली लाइक स्क्रैच से शुरू किया कि हमें एक एक चीज़ जो है वो बनाना शुरू करनी है। कुछ चीज़ें हमें विरसे मिली, हमें ये कैनाल्स अंग्रेज़ों के बने हुए मिल गए, बैराजेस मिल गए, कुछ और चीज़ें, लेकिन वसाइल के लिहाज से और हमारी ब्यूरोक्रेसी आर्मी के लिहाज से हम फिर भी बहुत पीछे थे। तो भारत में अगर टाटास की फंडिंग से न्यूक्लियर रिसर्च पे काम पहले से चल रहा था तो दे हैड अ हेड स्टार्ट। एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरा, हम अपनी सिक्योरिटी पैरानोया की वजह से हम चले गए अमेरिका के कैंप में। भारत ने अपना न्यूट्रल पोस्चर स्टांस रखा कि ये अपना ऑन अलाइन मूवमेंट है, जो भी है, झुकाव होगा आपका यूएसएसआर की तरफ, लेकिन हम इंडिपेंडेंट रहे। अच्छा सॉरी, तो आपकी बात दो अलग अलग जेन जी की जो हमारी ऑडियंस है उनको सिर्फ उनकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, सॉरी मैं आपकी बात, मुझे पता है आप उस तसलसल के साथ चल रहे थे, लेकिन उस वक्त दुनिया की सूरत हाल थी कि एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था। आज भी दोनों की राइवलरी है, लेकिन उस जमाने में ऐसी राइवलरी थी कि दोनों कम्पीट कर रहे थे कि कौन सुपर पावर बनेगा। उसमें कुछ ममालिक को यूएसएसआर अपनी तरफ, सोवियत यूनियन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, कुछ ममालिक को अमेरिका अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक की तरफ गया था, जबकि इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस रखा था। तो इस बाइपोलर वर्ल्ड है ना, तो नॉन अलाइड छोटे मुल्कों को होता है कि जी कि या इनकी साइड लें या उसकी साइड लें। न्यूट्रल रहना आप यूजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते अनलेस यू आर इंडिया, यू आर अ बिग नेशन, और आप कहते हैं कि जी हम ना इस साइड जाएंगे ना उस साइड, हम जो है ना केस टू केस बेसिस पे चलेंगे, विच इज़ द पोस्चर नेहरू टुक एट द टाइम। सो कहने का मकसद ये है कि भारत के लिए, भारत ने इस तरह से पोज किया कि हमने अपना प्रोग्राम डेवलप किया अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के साथ, इंडिजिनस एक्सपर्टीज़ के साथ। हमारे जब सर पे बात आई तो ना हमारे पास वसाइल थे, जैसे मैंने पहले कहा, ना एक्सपर्टीज़ थी, और हमें फिर वो प्रिक्योर करने पड़े, और इसके लिए हमें वो इसलिए छुपके भी करना पड़ा क्योंकि ये एक डायकोटमी एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल ऑर्डर में कि जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा या के नाम से टेस्ट किए तो 2-3 बयान आए होंगे, कंडेमनेशन दिए, ये क्या हुआ फलाना, लेकिन जनरली एवरीबडी सर के यार ठीक है, जब चीन ने कर लिया है तो इंडिया भी कर सकता है। लेकिन हमारे पे तो एक रिएक्शन था जब 70s में अमेरिकन को इंटेलिजेंस मिलना शुरू हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ वर्किंग ऑन दिस, अरब्स आर सेंडिंग मनी, AQ खान वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो उनके कान खड़े हुए। उस ज़माने में आपको मैं बताऊं कि फ्रांस ने हमें एक न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट पहले ऑफ़र किया, साइन किया, उस पर मामला काफ़ी बढ़ गए आगे। फिर अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी शट अप कॉल दी कि जी आप नहीं देंगे उन, तो ये तो सीक्रेटली उधर काम कर रहे हैं, ये उधर से डाइवर्ट करेंगे चीज़ें, सिविलियन की जगह वो वेपन्स की तरफ जाएंगे। फिर फ्रांस ने उस पर पुल बैक किया। दैट वाज वन एग्जांपल कि हाउ हमारा दोस्त रहा है अमेरिका, इट वाज डिटर्मिन्ड कि पाकिस्तान के पास ना आए, पाकिस्तान के इंडिया के पास आ गया, खैर है, पाकिस्तान के पास ना आए। अब अमेरिका कह रहे हैं जी हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में यकीन रखते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सर्वाइवल का मसला है, और या तो आप सबसे पहले आप गिव अप कर दें अपने वेपन्स, हाँ, जो आप नॉन प्रोलिफरेशन पे सबके लिए होनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते सबसे पहले आप गिव अप करें, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमें हक है रखने का क्योंकि हम सिविलाइज लोग हैं, और हम ये सारी चीजें समझते हैं। हम तो सब टेररिस्ट हैं ना उनकी नजर में, आप भी टेररिस्ट हैं, मैं भी टेररिस्ट। दिस इज एक्चुअली AQ खान का स्टेटमेंट है कि उनको इस बात पे बहुत चिढ़ थी। बहुत चिढ़। जब भी उनसे सवाल किया जाता था तो ही वाज लाइक कि भाई अमेरिका खुद जो है उसने चौधराहट का ये कि इंडिया को भी ओके है, हाँ, लेकिन आपको नहीं है, आपको नहीं। सो हमारे से ये एक तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, इंटरनेशनल ऑर्डर में ये है कि ये जो मुसलमान मुल्क हैं, ये एक हद से ज़्यादा इनके पास ताकत नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें इजराइल भी अपने सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है, वो भी ओके है। अच्छा, सबसे इंडिया कर रहा है, वो भी ओके है। पाकिस्तान नहीं कर सकता, ईरान नहीं कर सकता, कोई और जो है मुस्लिम मुल्क पे वो नहीं कर सकता। तो फिर ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैं तो ये कहूँगा कि बदनाम करने के लिए उसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया गया। लेकिन देयर इज नो सच थिंग एज इंडिया का हिंदू बॉम्ब, इजराइल का ज्यूइश बॉम्ब, या अमेरिका का क्रिश्चियन बॉम्ब। लेकिन पाकिस्तान का बॉम्ब जो है उसको मजहब दे दिया गया। हालांकि हथियारों का कोई मजहब नहीं होता, जब हथियार फटते हैं तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि मैं हिंदू को मारूंगा या मुस्लिम को। तो ये जो था कि जी ये पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब है,
उसका मतलब था एक अलार्म बेल्स रिंग करें अराउंड द वर्ल्ड कि अगर ये इनके पास मुसलमानों के पास चला तो गया फिर ये सिविलाइजेशनल काइंड ऑफ इस्लामोफोबिक किस्म की पर रहती है। ये AQ खान की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ज़्यादा एग्जैसरबेट हुए ये फेयर्स, क्योंकि AQ खान का वैसे ही डायरेक्ट लिंक था ईरान में काफ़ी साइंटिस्ट के साथ, लिबिया में काफ़ी साइंटिस्ट के साथ। और हाँ, उन्होंने ओपनली कन्फेस किया, लेकिन जब उन्होंने कन्फेशन की उसके कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट में, एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैंने पाकिस्तान को 2 दफ़ा बचाया है। एक दफ़ा जब मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और दूसरी दफ़ा जब मैंने सबका ब्लेम अपने ऊपर लेके कन्फेस किया। सो इट डज़ कॉज अलार्म कि इन सम वे, अगर हम लॉजिकली इस बात को देखें कि भाई अगर जो बंदा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा है इस वक्त एज अ साइंटिस्ट, अगर वो कह रहा है कि लिबिया और ईरान और सबके पास हक है न्यूक्लियर बॉम्ब होने का, तो एज़ अमेरिका मुझे तो बड़ी तशवीश होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं तो इसराइल को फ़ंड कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इसराइल जो चाहे करे और मिडल ईस्ट को तकरीबन टेक ओवर कर ले। लेकिन अगर AQ खान के पास ये सलाहियत है और ये विजन भी है कि वो चाहते हैं कि ईरान भी इवेंचुअली न्यूक्लियर पावर बन जाए, सो इट डज़ रिंग अ लॉट ऑफ अलार्म। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ ये भी थी कि अब्दुल कदीर खान के जो दीगर ममालिक के साथ इस किस्म के ताल्लुकात थे वो सिर्फ इस्लामी ममालिक के साथ नहीं थे, उसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम आता है। नॉर्थ कोरिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री। देखिए AQ खान का केस, I'm sorry, ही इज़ अ डिवाइसिव फिगर। हमारे यहाँ अभी भी आज भी बहुत लोग कहते हैं कि जी हम अपने मौसनों की कदर नहीं करते, हम अपने हीरोज़ को विलन बना देते हैं, एंड पीपल कर्स मुशर्रफ फॉर इट। ठीक है, बिकॉज हमने AQ खान को वाकई लार्जर देन लाइफ फिगर बनाया। हमने ये इंप्रेशन दिया कि पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बंदे ने बनाया, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का किरदार था, कई आए कई चले गए, कई ने अपना किरदार अदा किया, और वो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं। वो पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गए, हमने कभी उनका नाम भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एक तो सीक्रेटिव प्रोग्राम था, तो आपने बस एक बंदे पे ही लाइमलाइट रखनी है। ये हमारे अगेन ये भी हमारे स्टेट का वो था कि जी आपको जब मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ कि खान साहब तो जैसे करना है जो चाहे करो, ठीक है ना, बस हमें बम चाहिए 1984 तक। तो क्या होता है जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो अब्यूज़ बढ़ जाता है। और ग्रीड एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ कंसीवेबल कि जो मुशर्रफ साहब के इल्ज़ामात थे AQ खान पे, वो था कि उन्होंने ये ग्रीड की वजह से किया। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, वो वैसे ही मशहूर थे। हमने उनको फादर ऑफ द बॉम्ब का भी लक़ब दे दिया, हमने उनके नाम पे कर दी पूरी लेबॉर्ट्री कर दी, हमने उनको, मतलब वो अगर वो कहीं फ्लाई करना चाहें, कहीं जाना चाहें, वो किसी को आंसरेबल नहीं है। और फिर वो अपने जहाज़ में क्या लेकर जा रहे हैं, जब नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं तो कार्गो में क्या जा रहा है, वो ईरान में खामखा क्यों स्टॉप ओवर कर रहे हैं आते जाते हुए, मलेशिया से कोई शिपमेंट अगर लिबिया जा रही है तो उसमें हमारे ब्लूप्रिंट्स कैसे निकल रहे हैं। ये सारे सवाल वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सपोजली जब शेयर किए मुशर्रफ साहब के साथ, तो पता लगा, क्योंकि हम दुनिया को कहते आए हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी है न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो रोबस्ट है, लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि वो इतनी रोबस्ट नहीं है, वो वहाँ से तो लीकेजेस हो रहे हैं। तो देन केम अ पॉइंट कि जो उस वक्त मुशर्रफ साहब का इस्तदलाल था, जो फिर जॉर्ज बुश ने भी एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, वो ये था कि जी कि ये एक बंदे के काम था, इसमें रियासत पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बल्ली चढ़ा दी और वो साइड पे वो तो जो लोग ये भी एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलीफ है बल्कि, कि हमने एक बंदे को सूली पे चढ़ा दिया और बाकी पूरा जो सिस्टम था उसको प्रोटेक्ट कर लिया। वी विल नेवर नो द एंटायर ट्रूथ, क्योंकि इसमें वर्जन्स ऑफ ट्रूथ। डेफिनेटली, लेकिन ये फैक्ट, जैसे आपने कहा, फैक्ट रिमेन्स कि हमने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ से प्रोलिफरेशन हुई है। अच्छा, एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट इट शुडंट हैव हैपेंड। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने तो बना लिया बम अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन क्या हम वो बेचते फिरेंगे? हम ठेला लगा लेंगे तो जी जो आए आके हमसे ले ले, टुकड़े ले ले, हम दे देंगे। आप एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते और नहीं करना चाहिए। सो मेरा अपना इम्प्रेशन ये है, लाइक टू बिलीव कि उस पूरे एपिसोड के बाद हमारे यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई, हमारे यहाँ पूरा जो हमारा सिस्टम होता है न्यूक्लियर कमांड का, उसको रिविजिट किया गया, उसको मजबूत किया गया। वन फाइनल पॉइंट, आपने शुरू में कहा ना कि इंडिया का प्रोग्राम जो है वो सिविलियन था, हमारा भी सिविलियन था, जैसे उन्होंने कहा। इट स्टार्टेड आउट अंडर अ सिविलियन सेटअप विथ, क्योंकि AQ खान एक सिविलियन लीडर को आंसरेबल थे, उनको वो शुरू भी एक सिविलियन ने किया। जब भुट्टो को फांसी आ गई और ज़िया-उल-हक ने टेक ओवर किया और वो अपना अफ़गान जहाद का पूरा मरहला आ गया,
तो उस वक्त वो अमेरिकन को डॉज करते रहे, वो भी उन्होंने भी कंटिन्यू किया न्यूक्लियर प्रोग्राम को। फॉर्मली हमारी फ़ौज ने फॉर्मली सोलली इस तरह से उसको टेक ओवर किया जब गुलाम इसाक खान साहब आए। ज़िया के बाद जब गुलाम इसाक खान आए तो उन्होंने फिर बीच में आर्मी चीफ को कहा कि जी आप जो है ये मामला सारे देखें, और उस वक्त से लेके अब तक ये मोस्टली हमारे आर्मी के डोमेन में है, टू द एक्सटेंट कि आपके यहाँ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स जब आते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कितनी दफ़ा कंप्लेन की कि जब मैंने डिटेल्स मांगी तो मुझे नहीं बताई। हालांकि वही बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क के दिफा के लिए नॉर्थ कोरिया से मिसाइल्स ला रही हैं, उन्हीं के फादर ने ये ग्रास वाली उन्हीं के फादर ने सेटअप किया। अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमने बहुत लंबी गुफ्तगू की कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास जब न्यूक्लियर आ गया तो उसके बाद जो कुछ हुआ दीगर ममालिक तक जो गया, इस पर अभी जो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो उस पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आए कि जो ईरान के साथ सबसे ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी दे दी, और जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की टीम वहाँ पे गई ईरान में, पाकिस्तान ने नहीं, AQ खान ने। हाँ फ़र्क करें, ईरान पहुँच गई किसी वो ये है, हाँ वो AQ खान सो कॉल्ड पाकिस्तान पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू स्टेट बयानिया, AQ खान ने पर्सनली विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस जो वहाँ चली गई, तो जो वहाँ पे टीम, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की टीम थी, उन्होंने जब वहाँ के कंपोनेंट्स वगैरह देखे तो उनको फ़ौरन ही वो देख के लगा कि ये तो वही चीज़ है जो नेदरलैंड्स में थी। देन दे लिंक्ड कि भाई ये नेदरलैंड से पाकिस्तान और पाकिस्तान से वो। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो ईरान और पाकिस्तान की, जो ईरानियंस की और पाकिस्तानीज़ की, वो जिसके भी बिहार पे वो कर रहे थे, जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें अब्दुल कदीर खान थे ही नहीं। वो सारी जो डिस्कशंस हो रही थी उसमें वो साइंटिस्ट और बिजनेसमैन जिनके ज़रिए ख़रीदी जा रही थी चीज़, वही डिस्कशन को लीड कर रहे थे, वही अपने पैसे तय कर रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। तो अब्दुल कदीर खान तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक फादर फिगर थे या पीछे से वो कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें AQ खान का कोई वो रिपोर्टिंग हुई ना AQ खान नेटवर्क की, वो ये था कि फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर नाउ कि इट वाज अ दुबई बेस्ड ऑपरेशन, और AQ खान साहब जो है काफ़ी आते जाते थे दुबई, और उसमें श्रीलंकन से लेके यूरोपियन, वेस्टर्नर्स, इवन अरब्स, उसमें तरह तरह के, ये वाकई में एक इंटरनेशनल रैकेट कहने या एक, लेकिन वो ये ना, वर्ल्ड रैकेट कैन बी अनदर मैन्स बिजनेस एम्पायर। अब जैसे BCCI के केस में भी अगर हम देखें तो pretty much the same। अभी कुछ अर्से पहले मैं रिसर्च के लिए मैंने कुछ BCCI के एक्स फॉर्मर ऑफिशियल्स को, एक सेकंड, BCCI इट्स नॉट इंडियन क्रिकेट बोर्ड, BCCI लोगों को इंडियन क्रिकेट बोर्ड पता है, ये वो है जिसको बैंक्स ऑफ क्रूक्स एंड क्रिमिनल्स कहा जाता है, लेकिन वो था नहीं। नहीं, एक बहुत बड़ा बैंक था जो पाकिस्तानी, आगा हसन आबदी पाकिस्तानी बैंकर थे, पाकिस्तानी मशहूर हैं बैंकिंग में, मिडिल ईस्ट में भी बड़े बड़े पाकिस्तानी बैंकर्स गुजरे हैं। तो ये एक बैंक था जो पाकिस्तानी ने बनाया था, और वो इंटरनेशनली उसकी 70+ ब्रांचेस थी एंड बहुत बड़ा नेटवर्क था, एंड सडनली उसका एक डाउनफॉल आया जिसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। हाँ, तो अब आप बताइए। अच्छा कि आपने ये डिस्क्लेमर दे दिया, बिल्कुल समझाना चाहिए BCCI लोगों के वो कंसेप्शन में। सो नहीं, उसमें भी व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग द ऑफिशियल्स, उन्होंने यही समझाया कि अकॉर्डिंग टू देम वो अब बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, दे आर स्टिल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, वेरी रिस्पेक्टेड फिगर्स। उनका यही कहना था कि भाई एक दो दिन अगर और डिले हो जाता बैंक का शटडाउन होना, तो बैंक एक सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर हो जाता दुबई में, और फिर nobody could have just shut it down the way it was shut down। और वो क्लेम करते हैं आज तक कि CIA की बहुत सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट थी। वो नहीं चाहते थे कि भाई पाकिस्तानी और अरब्स मिल के दुनिया के अमीर लोगों का पैसा मैनेज करें। तो सिमिलरली अब आज उसको जैसे बैंक ऑफ क्रूक्स एंड क्रिमिनल्स कहा जाता है, लेकिन जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड थे वो आज तक बहुत लॉजिकल, बहुत कोहेरेंट, फैक्चुअल आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करते हैं फॉर वाई इट वाज डेफिनेटली नॉट अ बैंक ऑफ क्रूक्स एंड क्रिमिनल्स, इट वाज अ बैंक ऑफ पीपल हु वर नॉट वेस्टर्नर्स। और उनके पास ये एबिलिटी आने लगी थी कि वो IMF को रिप्लेस करने लगे, कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को जाके वो लोन्स दें जो IMF उन्हें रिजेक्ट कर रहा है। कि ये जो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ऑल्सो सीन एज अ रैकेट, जिस तरीके से AQ खान का स्मगलिंग नेटवर्क वो सही कि इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत गलत काम हो रहा हो, लेकिन कौन कर रहा है वो एक लोगों को इससे बहुत, दुनिया को इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर मुसलमान वो कर रहा है तो। हाँ, इनफैक्ट अल जज़ीरा की तो एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने जो लास्ट इंटरव्यू किया था AQ खान का, उसमें उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेट किया था इस बात को कि अब्दुल कदीर खान चाहते थे कि इक्विटेबल एक्सेस टू हो सबके लिए, एवरीवन हैज द राइट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। मैंने भी देखा AQ खान का इंटरव्यू हुआ तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने सीधा सवाल पूछा, वो मुशर्रफ के खिलाफ बात कर रहे थे, तो AQ खान से उन्होंने पूछा कि भाई आप
मुशर्रफ की जगह पे होते, दुनिया आपको आके सबूत ला के देती कि आपने ये सब कुछ किया, दुनिया में किया, तो आप क्या जवाब देते? तो AQ खान ने बहुत सिंपल जवाब दिया, एंड टू सम एक्सटेंट इट्स लॉजिकल। ही सेड कि हम NPT के सिग्नेटरी थे ही, तो हम हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थी नहीं कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो नहीं करते। देखिए ये बहुत खतरनाक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं। अगर अगेन कमिंग फ्रॉम समबडी जो हमारे मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे, फॉर हिम टू से कि नहीं सबके पास होना चाहिए, इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। और मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मेरी जब मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई मेरा ख्याल 2011 में, लोग बोलेंगे आप मुशर्रफ की साइड पे हैं इसीलिए मैं आपको कोट कर रहा हूँ एक चीज़ कि उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि उनकी बुक्स सामने आ चुकी थी इन द लाइन ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने काफ़ी पूरा एक डिटेल चैप्टर लिखा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे। तो उनसे किसी ने पूछा कदीर खान साहब के बारे में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने सर हिलाया कि वो जो हमने उनका पब्लिक पर्सोना बनाया हुआ था वो एक्चुअली उससे बहुत ही ज़्यादा हल्की शख्सियत थी। अब वो मरूम है, अब आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट इट, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इट मेक्स मी थिंक कि आज भी जैसे हम समझते हैं कि ये इतने तबाहकुन हथियार हैं, हम आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो सेफ हाथों में हैं, लेकिन यू थिंक अबाउट हमारे किस किस तरह के हमारे सरबराहान रहे हैं, चाहे वो वर्दी में हो या बग़ैर वर्दी में हो। अगर आपके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाया, जब आपको पता लगे कि उनका इंटेलेक्चुअल डेप्थ क्या है, उनका विजन क्या है, तो आपको नीचे आएगी रात को कि यार कि दीज आर द पीपल वी ट्रस्ट आवर लाइव्स एंड आवर नेशंस विद, कि ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कि ख़तरा कहाँ पर है, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो मे बी इन हिज लास्ट डेज AQ खान साहब जो है, क्योंकि वो जो भी हुआ उनके साथ, कभी कभी इंसान का जहन उस तरह से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने कि इतना कुछ दिया, मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आप ऐसी ऐसी बातें कभी कभी करना शुरू करते हैं जो आपके केस को और वीक करनी है। आई थिंक AQ खान वर्सेस मुशर्रफ जो है ना, वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जिसमें AQ खान हमें एक ऐसी शख्सियत नज़र आते हैं कि जो बिल्कुल जो है ना, जो आदमी नहीं वो सोचता कि इस्लामिक उस तरीके से, कि मैंने उनकी इंटरव्यूज़ भी सुने जिसमें वो कहते हैं कि यहूद और नसारा, तो हमें मतलब टर्मिनोलॉजीज़ की हद तक भी आप वो देखते हैं। तो एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ मुशर्रफ हैं जिन्होंने उसी अपनी किताब में पता नहीं अजीब गरीब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानीज़ CIA के साथ जो उनके ताल्लुकात थे, और उस ज़माने में जो पाकिस्तानी यहाँ से गए, आफिया सिद्दीकी एंड ऑल जो भी है, तो दो एक्सट्रीम थी। एनीवेज, हम जो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे हमारे न्यूक्लियर उसका, वो फाइनेंशियल जो हमारी कॉस्ट थी उसकी। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें था कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, जिसका आप जिक्र कर रही थी 98 में, जब वाकई घास खाने का वक्त आ गया, तो फ़ौरन अमेरिकन सैंक्शंस लग गई। अब उसका अमेरिकन सैंक्शंस का डायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आया और कितनी देर तक आता रहा, वो उस रिपोर्ट में बताया था कि उस वक्त पाकिस्तानियों के जो यहाँ पे अपने अकाउंट्स थे, जिसमें फॉरेन रिजर्व्स थे हमारे, कई एक्सचेंज अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, फ्रीज हो गए थे, क्योंकि डर ये था कि लोग विड्रॉ करेंगे, लोग बोलेंगे कि ये मुल्क बैठ रहा है, तो इससे पहले ही जो है वो एक बहुत ही बड़ा। और ये हमारी गवर्नमेंट ने किए थे कि US ने, हमारी गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगाए, तो गवर्नमेंट ने लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर लिए। अब उसका हुआ ये कि जब कई सालों के बाद जब वो वापस अकाउंट्स बहाल हुए, तो अक्सर लोग अपना पैसा बाहर लेके चले गए, जो कि आज तक हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि भाई यहाँ पे मुल्क के अंदर डॉलर नहीं है। तो उसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ये है कि जो जिन लोगों के पास वाकई पैसे थे, वो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को इस हवाले से ट्रस्ट नहीं करते हैं कि भाई किसी भी वक्त सैंक्शंस लगेंगी तो हमारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, तो वो सारा कैपिटल जो है। इसको इस तरह भी समझे कि 98 में हमने किया, हमारे पर सैंक्शंस लगे, 2001 में 9/11 हो गया। 9/11 के बाद जो ये वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की रिक्रूटमेंट थी, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सैंक्शंस का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट ये था कि पाकिस्तान डिड नॉट हैव द ऑप्शन टू से नो। ये इतने सिवियर सैंक्शंस और इतनी, जिसको कहते हैं कि भाई, अगर सबसे बड़ी चीज़ होती है FDI रियली शोज़ के व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट योर कंट्रीज इकोनॉमी। अगर आपका 60% से FDI स्लैश हो गया है जस्ट बिकॉज आपने एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, और आपका जो नेबरिंग कंट्री है जिसकी वजह से आपने किया वो ऑलरेडी कर चुका है,
तो ऑब्वियसली फिर 2001 में 9/11 के बाद पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी पूरी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, जिसके बाद आज तक हम उसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमारी एक एड के ऊपर टाइड इकोनॉमी है कि बाहर से आता है पैसा तो हम चलते यूएस एड नहीं आती तो हमारा नाफ्ता पैरालाइज हो जाते हैं, बिल्कुल पैरालिसिस हो जाता है, खाना पीना रुक जाता है, हमारे लीडर्स का बहुत मसला हो जाता है। नहीं रुकता भाई, वही है कि देखिए मुल्क का तो रुक जाता है, मुल्क का रुक जाता है। लेकिन ये भी एक Despite these difficulties and these really low points, जैसे sanctions लगना, प्रेस्लर अमेंडमेंट हाँ। इन्वोक की थी अर्ली 90s में अमेरिका ने, फिर ये बाद में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, those were very difficult times economically हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट लोगों पे ही आता है ना। गवर्नमेंट तो इधर उधर से उधार लेके ले दे के काम फिर भी चला लेती है, लेकिन लोगों पे इम्पैक्ट आता है। हमारे यहाँ गुर्बत में इजाफा हुआ होगा, हमारे यहाँ और मसले हुए होंगे, लेकिन उनसे आप उसमें जाके मुश्किलों में और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें से निकल आते हैं। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रहा है, लेकिन उसका देखें आपको फाइनल एनालिसिस में देखना होगा। जो आपका सवाल है व्हाट इफ, अगर हमारे पास बॉम्ब ना होता, ठीक है, मे बी हमारा इकोनॉमिकली हम ज़रा बेहतर होते, लेकिन क्या हम सिक्योर होते? या ये जो इट गोज बैक टू द ये जो अभी हुआ 2025 की अभी की जो एस्केलेशन थी, इससे पहले भी कारगिल हुआ, कारगिल या आपने उससे पहले भी 10 महीने तक आपकी फौजी आमने सामने खड़ी रही सरहद पे मुशर्रफ के टाइम पे, ठीक है। सो हमारे यहाँ हर 2-4 साल के बाद ये होता रहा, स्टैंड ऑफ हो जाता है, लेकिन वो इसलिए फिर पीछे होता है क्योंकि दोनों साइड्स को पता है कि हमने और एस्केलेट किया तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा सकता है। सो आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं कोई चैम्पियन हूँ न्यूक्लियर वेपन्स का। मेरा अपना ये बिलीफ है कि अगर या तो नहीं होने चाहिए किसी के पास भी, लेकिन अगर आपके पड़ोसी के पास हैं जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो आपको उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। सो मैं ये कह रहा था कि लॉन्ग रन में आपको देखना होगा कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को सिक्योर किया है क्या, टेरिटोरियल एज अ नेशन स्टेट? जवाब हाँ में है। किस कॉस्ट पे किया है? मेजर, उसकी हमने बहुत बड़ी प्राइस पे की है। वी डोंट नो हाउ मच क्योंकि नोबडी कैलकुलेट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल चाहे न्यूक्लियर वेपन्स हो या हमारे कन्वेंशनल आर्म्स हो, हम कितना पैसा लगाते हैं हमें कोई पता नहीं। हमें ये साथ बहुत पुराने एस्टिमेट्स कहते हैं $1 बिलियन एजुकेशन पे हम इतना 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 लगाते रखते हैं, आधा उसमें से वो भी खा जाते हैं और बहुत कम जो है उधर जाता है, ये हमें पता है। लेकिन उधर हम कितना लगाते हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना। अगर आप प्योरली नंबर्स की बात करें, मनी मैटर्स की बात करें, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या इसने पाकिस्तान को एक स्टैंडिंग दी है? ऑफ कोर्स दी है। आप बाकी बहुत सारे मुल्क हैं जो हमसे बदतर भी, हम अपने आप को कभी उनसे कंपेयर नहीं करते, हम आगे वालों से कंपेयर करते हैं कि जी हम इधर भी पीछे रह गए, इधर भी कबाड़ा हो गया, यू नो। तब आपको लगता है कि हाँ कुछ बचा हुआ है तो कम से कम डिसलाइक न्यूक्लियर वेपन्स, वो आपकी जरूरत है टू सम एक्सटेंट, और इसलिए आपने वो बना लिए। मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि अब आपने वो डिटरेंस अचीव कर लिया ना इंडिया के साथ, अपने आप को सिक्योर कर लिया, एटमिक कोर भी बन गए, अपने आप को बनवा भी लिया कि ये अब पूरा ऑल अगेंस्ट दुनिया की हमारे वॉलेट्स भी अब उनसे बना लिया, ठीक है ना। और आपके पास ठीक ठाक उसके स्टॉक पाइल है। अब आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मामला अपने ठीक करें अपने नेबर्स के साथ। ये हर 3-4 साल में जंगो जदल, एक अनसर्टेनिटी, उसकी हम प्राइस पे कर रहे हैं, असल प्राइस हम पे कर रहे हैं। पीस हो गया और मामला ठीक हो गए तो फिर वो जो एक फौजी स्पिरिट है उसकी तो जरूरत नहीं रहेगी ना इतनी। नहीं, ये भी एक एक्स्ट्रा है। देखें, अब आपको नहीं लगता कि एक तरह से मिलिट्री रिवाइवल हो गया है? उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं बट दे स्टिल मेंटेन बिग आर्मीज, ठीक है ना। अगर हमारी आर्मी का मकसद है हमें डिफेंस के लिए है, अब अपने कन्वेंशनल फोर्सेस को मेंटेन रखेंगे। हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ। हमें अपनी नेवी रखनी है, हमें अपना एयरफोर्स रखना है। कोई भी नहीं ये कहेगा कि जी न्यूक्लियर वेपन आ गया तो बाकी सब लोगों की छुट्टी, आप घर जाएं। एब्सोल्युटली नॉट। आपने अपनी फोर्सेस रखनी है क्योंकि आपको एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, आपको इंटरनल थ्रेट्स हैं। आपके पहाड़ों पे हमारे अपने रीजन में ही इंडिया और चाइना भी तो है ना, दोनों के पास न्यूक्लियर है, दोनों हमसे ज्यादा ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए बाकी सारे मामला ये पॉइंट आ गया ना कि आप एक दूसरे के साथ रहना है, पड़ोसी आप चेंज नहीं कर सकते। आई कांट गेट अप
एंड क्रिएट अ different continent. यही रहना ना हमें। और तारीखी तौर पे आपके रिश्ते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अब आप एक कोशिश करके कभी ना कभी पीस ट्रीटी की तरफ जाएं। हाँ, अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट करें, एतमाद रखें कि आप बस हैसियत कौम है, यू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, आपका डिफेंस मजबूत है, और अपने मामलात आप कोशिश करके हल करें। लेकिन ये अकेले नहीं होगा, मेरी ख्वाहिश से नहीं होगा। मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँ लेकिन आप सिर्फ बदतमीजी करें आगे से, तो फिर मैं बोलूँगा कि यार मैं कोशिश मैं नहीं क्यों कर करूँ? सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत में भी यही फीलिंग है हमारे लिए कि हमने जब भी हाथ बढ़ाया हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। गलतियाँ हमसे भी हुई हैं। आजकल वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वॉर मॉन्गरिंग है, वहाँ पे हिस्टेरिया है, वहाँ पे एक पागलपन है मीडिया का, रूलिंग पार्टी का। तो ओनर सिर्फ हम पे नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जहाँ पे पड़े हुए हैं वो वहीं पे पड़े रहें, वो इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। और आप ये जो जंगो जदल की बातें हैं, रोज़ की बयानात हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, यूं करेंगे तो दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे, ये सुन सुन के हमारे कान पक गए। चाय पिलाई थी, अब बिस्किट भी खिलाएंगे, ये भी सुना है। कान पक गए। और रोज़ हम अपनी कौम को, हमारी यंगर जनरेशन को हम ये चीज़ें नहीं बेच सकते। मेरे ख्याल से आपने जो पूरी बात की ना, यहाँ से शुरू किया कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी था, क्योंकि हम एक रियलिस्ट वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, कोई यूटोपिया नहीं है कि भाई सब अच्छे बच्चों की तरह रह रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी नहीं कह रहा। हर आदमी, हर मुल्क को, जिस तरह हर आदमी को अपनी सिक्योरिटी उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, वक्त आने पे कोई उसको नहीं बचाता है, इसी तरीके से हर मुल्क जब मुश्किल वक्त आता है तो ऐसा नहीं होता कि बाहर से कोई आपको आके बचा रहा है। तो उस वक्त के लिए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की ये ज़रूरी हो चुका था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हो। लेकिन अब जबकि हमने वो बना लिया है और हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गई है, तो मैच्योर अप्रोच दोनों मुल्कों की तरफ से ये होगी कि हम आगे की तरफ जाएं तो पीसफुली और वो करें, जैसा कि आपने कहा कि दोनों ममालिक के एक दूसरे से कोई छुप नहीं सकते हैं। टू रियली जस्ट आंसर इन वन लाइन आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इफ अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम पे उस वक्त एम्बार्क ना करते और हमें सीक्रेटली ही करना था, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जितने मसाइल हमारे अभी हैं भारत हम पे कर चुका होता चढ़ाई। मेरा नहीं ये ख्याल कि वो वाकई टेक ओवर करना चाहता है पाकिस्तान को, लेकिन हमारे यहाँ इतने फ्रैक्चर्स हैं सोसाइटी में और इतने हमारे अंदरूनी मसले इतने हैं जो हमारे बेशतर हमारे खुद पैदा किए हुए हैं। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, आपके यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, ऑटोनॉमी नहीं, ग्रास रूट्स पे लोगों को हुकूक नहीं है, जिसकी वजह से लोग बदजन हैं। उसकी वजह से ये मुल्क जो है ना, ये बाल्कनाइजेशन की तरफ जा सकता था। हमारे बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर नहीं होते उस तरह से जिस तरह से शायद अभी हैं। तो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, लेकिन वो गारंटी नहीं करता कि बहैसियत कौम आप खुशहाल हो सकेंगे आगे। उसके लिए फिर आपको अपने अंदरूनी मामला ठीक करने। वही बात है, नेशनल ग्लू है एक तरह से, लेकिन ग्लू में ये भी है कि आप अगर फिर अलग होना चाहें तो बड़ी मुश्किल होती है फिर। तो ये एक मसला है। आई वुड से कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, यस ऑफ कोर्स इट हैज़, हमें घास खानी पड़ी, वी हैड टू पे अ लॉट ऑफ कॉस्ट, बट इट्स नॉट जस्ट कि उसने हमें सोशल कोहिजन दी और हमें एक ऐसा फोर्स दिया, एक स्ट्रेंथ दी, एक ऐसा वेपन दिया जिससे हम अमेरिका को डिटर कर सकें, लेकिन इंडिया को सॉरी लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दी जो आज तक हम उसको लेके चल रहे हैं। इस्लामोफोबिया की जो ये वेव है, हम देख रहे हैं कि भाई वेस्टर्न सारे ममालिक में एक के बड़ा पॉपुलिस्ट और राइट विंग बट ऑल्सो पॉपुलिस्ट एट द सेम टाइम नैरेटिव शेप होता जा रहा है कि यार इस्लाम तो सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। और जब फिर हमारी कंपनीज़ जैसे बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल और मज़ीद अदर कंपनीज़ जिनके बारे में भी आ रहा है, जिक्र हो रहा है कि इन कंपनीज़ को के लीडर्स को, इनके फाउंडर्स को अमेरिका ने ट्राई किया, सैंक्शंस किए, और ये छुप छुप के जो है वो पुराने ज़माने में न्यूक्लियर स्मगलिंग में पार्टिसिपेट करते थे, इसलिए ये आज तक सैंक्शनड कंपनीज़ हैं। और अब इनकी इन्वॉल्वमेंट को अलेज किया जा रहा है पहलगाम वगैरह में, जो ऑब्वियसली इट्स बेसलेस, उसकी कोई सोर्सेज या एविडेंस नहीं दिया गया, लेकिन ये एक नैरेटिव है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और इसको कई दफ़ा उन कंपनीज़ के थ्रू, उस स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू जो आज तक न्यूक्लियर प्रोग्राम से टाइड हैं वन वे और दी अदर, जस्टिफाई किया जाता है कि हाँ यार पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, इन्होंने तो अपने पूरे मुल्क का हथियार, जो सबसे महंगा, सबसे इम्पोर्टेंट इनका आर्सनल है, वो सब इन्होंने टेररिज्म और स्मगलिंग और क्राइम के थ्रू बनाया है। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा माजी में हमने गलतियां की हैं, हाँ ठीक है,
वो हमें माननी चाहिए। जो भी हमने, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाह रहा, वो हमें माननी चाहिए, क्योंकि आप बाकी मुल्कों को देखें वो कौन से परफेक्ट हैं। अमेरिका क्या कि मुझे लेक्चर देगा कि टेररिज्म पे, वो मुल्क जो एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, वो मुल्क जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें की हैं, सबसे ज़्यादा मास मर्डर कमिट किया है। सो अमेरिका की बात आप एक हद तक सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें अपना एक पैमाना बनाना होगा। सही। और आई वुड लाइक टू बिलीव कि हमने माजी में जो गलतियाँ की हैं, हमने 90s में जो किया, हमने अपने क्रॉस बॉर्डर जो हमने एक्टिविटीज़ की, हमारे जो मिलिट्री जनरल्स थे या उनके जो फ़िलासफ़ीज़ थी या डॉक्ट्रिन्स थी, मेरा ख्याल है असल नुकसान हमारे मुल्क को उसने दिया, नॉट जस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये भी बात दुरुस्त है कि हमारे बाज़ डिक्टेटर्स ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किया, अपने इक़्तिदार को परपेचुएट, उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल ऑफर की। मुशर्रफ साहब कहते थे अमेरिका को कि देखिए मैं तो इतना लिबरल हूँ, इतना अच्छा भला बंदा हूँ, आपका एलाय हूँ, अगर मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट आ गया, कोई ये न्यूक्लियर से चला रहा है हाथ में। अच्छा, जैसे वो अगले बच्चे हैं, वो समझते नहीं है कि यार नहीं मुशर्रफ का रहना ज़रूरी है, वरना वो आ जाएंगे, तालिबान आ जाएंगे। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स एम्प्लॉय करना अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए गलत है बहुत। एक और पॉइंट कि जब हम, जिस तरह अभी इंडिया पाकिस्तान ये हुआ मामला और हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ओवरऑल हमारी डिप्लोमेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लोगों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई, इसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं हैं। हम पहलगाम में अगर हमला होता है तो उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम दहशतगर्दी सह चुके हैं ना। पाकिस्तान में हर बंदे को पता है कि दहशतगर्दी क्या होती है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है 20 साल, ठीक है। उसके बाद अगर हमने वाकई अपना किबला दुरुस्त कर लिया है और हम नहीं चाहते कि दहशतगर्दी हम अपने मुल्क में भी नहीं चाहते, कहीं भी नहीं चाहते, तो उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के बाद अपने लोगों पे तवज्जो देनी है। जिन चाही के पहाड़ों में हमने ये बॉम्ब फाड़े, हमें थोड़ा देखना चाहिए कि चाही में लोग कैसे रह रहे हैं आज, हमने उनके लिए क्या किया। आपने मुल्क को तो नाकाबिल तकसीर बना लिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, लेकिन वहाँ के लोगों का भी भला, वहाँ पे पानी मिलता है आज, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे एजुकेशन है, क्या है वहाँ पे आज? ये हमारे अंदरूनी सवाल आते हैं जिससे हमें जवाब करना है। अगर हमने उससे नजरें चुराई और हम अपने एक यूफोरिया में अपने आप को गिरफ्तार कर लिया कि जी आई एम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, मेरे से कोई बात ही नहीं कर सकता, हमने तो रफेल गिरा दिए हैं, ये गिरा दिया, हमें एजुकेशन की जरूरत है, तो फिर हम खुद गिर जाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुल्क बनते हैं लोगों से, बिल्कुल, और लोग अगर कमज़ोर होते जाएंगे, वो वेल न्यूट्रिशन होंगे, उनका जो है तालीम तक रसाई नहीं होगी, खाने तक रसाई नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो आप अंदर से खोखले होते जाएंगे। फिर आपके ये हमारे ये टैंक, हमारी न्यूक्लियर वेपन्स, ये कब तक हमारा दिफा करेंगे? तो दैट्स वेयर वी हैव टू पे अटेंशन। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में 99% इत्तेफाक है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जैसे भी बनाए, ज़रूरी थे, हमारे पास हैं। नाउ वी शुड टर्न आवर अटेंशन टू आवर रियल इशूज़। और ये रोज़ का जो हमारे बॉर्डर्स पे फितना फसाद चलता रहता है, हमें उसको टैकल करना चाहिए तरीके से। आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट पे आपने इस बात को वो किया कि एक्सटर्नल थ्रेट के लिए अब इस पे कोई कन्वर्सेशन नहीं है कि हमें बनाने चाहिए थे, नहीं बनाने चाहिए थे। न्यूक्लियर हमारे पास आ गया तो हम एक्सटर्नल थ्रेट से मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो गए। लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट से बच जाने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत खुशहाल हो गए, हम बहुत आगे के ममालिक में शामिल होना शुरू हो गए। उसके लिए हमें अपने अंदरूनी मसाइल हल करने चाहिए, और वो कोई अगेंस्ट न्यूक्लियर कोई वो अलग चीज़ नहीं है, वो दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। कभी न्यूक्लियर बना लिया तो अब अंदरूनी मसाइल हल नहीं करने, या न्यूक्लियर नहीं होता तो शायद वो अंदरूनी मसाइल हल कर लेते। ये कोई दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने वाली चीज़ें नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा काम किया, एक कंटिन्यूटी के साथ हमने पॉलिसी को लेके चले, जिसके बाद हमने इतना बड़ा एक पूरी दुनिया को बताया कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो कि दुनिया में सिर्फ 8-9 ममालिक के पास है। तो हमने अपनी कंटिन्यूटी के साथ, अपने एक रेजिलियंस के साथ, एक इस्तेकामत के साथ हमने साबित किया कि भाई हम ऐसा काम कर सकते हैं। बस सोचने की बात ये भी है कि हम कंटिन्यूटी और इस्तेकामत के साथ बहुत से काम कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने एक ही काम किया, और उसको मतलब ये इस बात को साबित करता है कि जब हम करें तो हम इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं। नहीं, but what does that say about us as people?
कि हम जब एक तहिया कर लें, हाँ, तो हम केपेबल कर कर सकते के लिए हम केपेबल ये हैं। एक्चुअली आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ जो नाउमीदी है, हम मायूसी देखते हैं, फितना फसाद, पोलराइजेशन, इल्ज़ाम तराशी, ये जो हमारी सोसाइटी में हम हर जगह देखते हैं, नाउमीदी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल एक्चुअली कि जब हम एक तहिया कर लें, फाइटिंग द ऑड्स, We can all be on the कर same सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं, it's possible. ठीक है ना, इट इज़ पॉसिबल। यही हमारे लोग, यू नो, दे कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। बट हमें क्या है, हमें एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जहाँ पे ईच वन ऑफ अस कैन थ्राइव। और कुछ ऐसी हमारी चीज़ें हों, जैसे न्यूक्लियर में हमने सोच लिया कि भाई ये बनाना है, तो हुकूमत जा रही है, आ रही है, मिलिट्री आ रही है, सिविलियन, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक नेशनल इंटरेस्ट था, एक रिजॉल्व था कि हमें ये करना है, रिगार्डलेस ऑफ के जो भी तब्दीलियाँ आएंगी हम उसको लेके रहेंगे। इस तरीके से अगर 2-4 चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक हो जाए कि भाई माशी तौर पर हमें फला जगह पहुँचना है, हमें अपने लोगों के लिए, तालीम के लिए करना है, इस तरह की 2-3 पॉइंट्स हों कि भाई ये तो हमारे पूरी कौम के गोल्स हैं ही। उसके बाद जो भी हुकूमत आ रही है, हाइब्रिड रिजीम चल रही है, मिलिट्री रिजीम चल रही है, कोई नहीं होनी चाहिए मिलिट्री, भी होप कि नहीं हो, लेकिन हाँ, जो भी तब्दीलियाँ आ रही हो, हमारा नेशनल इंटरेस्ट उससे मुतासर नहीं होगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसको हमें एक्सटेंशन देना चाहिए, बजाय शख्सियात के कुछ प्रोजेक्ट हों जिनकी अब खतरनाक बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मिलिट्री भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। हमारे एहतियात का जो हम तो नहीं चाह रहे हैं ऐसा। नहीं भाई, जो जितना हम एहतियात कर सकते थे वो हुदूद अब जो है वो ब्रीच होती जा रही है। तो आई थिंक वी शुड आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।